हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का छोटे से चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग बैच। और अभी अभी हाल फिलहाल में हमने कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म करी है। और उससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मटेरियल कॉस्टिंग पर डाले थे। हालांकि मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूं और मैं सिर्फ अभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस जो है सीक्वेंस में डालूँ, लेकिन फ्यूचर आप लोगों का तो अभी एग्ज़ाम में मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस तरीके से वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेसिक भी दूँ, बेसिक के बाद आपको क्या करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूँ। तो आज का जो वीडियो है वो कॉस्ट रिकन्सिलेशन पर बेस्ड है और इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा एक दो या तीन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। अगर आपको कॉस्ट रिकन्सिलेशन नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी आपके लिए वीडियो बिल्कुल बढ़िया होने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखकर थंबनेल में आप स्किप मत कर देना, आपको तब भी समझ में आएगा। बशर्ते इसके लिए एक कंडीशन है कि आपने पहले कॉस्ट शीट के जो सारे वीडियोज़ हैं वो देख लियो। आपको कॉस्ट शीट जो है बनानी अच्छे से आ गई हो, आपने उनके क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लियो, तो जाकर आपको कॉस्ट रिकन्सिलेशन का चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सीधी सी बात करता हूँ, करना क्या है इसके अंदर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो, सिंपल सा मैंने बोला प्रॉफिट निकाल कर दो। तो जब आपने अपनी स्टार्टिंग करी थी कॉमर्स की, तो वहाँ पर आपने ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ये दो अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। इसके थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट आपने निकालना सीखा था। तो कुल मिला के आप यहाँ से नेट प्रॉफिट निकाल पा रहे थे। ठीक है, अभी जो हमने कॉस्ट शीट देखा, उस कॉस्ट शीट के अंदर हम क्या कर रहे थे, बाहर बारिश हो रही है, शोर आ रहा है बारिश का, अवॉइड करें आप लोग। तो कॉस्ट शीट के अंदर भी हम क्या कर रहे थे कि सारे खर्चे ले रहे थे, जो जो खर्चे मैंने बताए थे उनका टोटल कर रहे थे, एंड देन सेल वैल्यू से कंपेयर करके कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे। तो दोनों जगह प्रॉफिट कंपेयर कर रहे हो। ये वाला जो प्रॉफिट है आपका, ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल बुक है। ठीक है, फाइनेंशियल बुक, ठीक है, जिसके अंदर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जो है काम करना पड़ता है कि कौन से खर्चे लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, कहाँ पे दिखाने हैं। ठीक है, और इस तरफ हमने जो ये प्रॉफिट निकाला है, ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये तो था एज पर फाइनेंशियल बुक, एज पर फाइनेंशियल बुक। और ये जो प्रॉफिट था आपका, ये कैसा था, एज पर कॉस्ट बुक, एज पर कॉस्ट टेक्निक आप बोल सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके, मतलब प्रॉफिट तो आपने एक ही कंपनी का निकाला, लेकिन एक फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग निकाला है और एक एज पर कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग निकाला है। अब क्योंकि दो अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, दो अलग अलग अकाउंटिंग के ब्रांचेज हैं, दोनों से प्रॉफिट जो है अलग आता है। ये दोनों जो प्रॉफिट होते हैं इसके, ये सेम नहीं होते हैं। अब इनके पीछे कई वजह होती हैं, क्योंकि कुछ खर्चे होते हैं जो कॉस्ट शीट के अंदर नहीं होते हैं, ऐसे खर्चे जो यहाँ होते हैं लेकिन यहाँ नहीं होते हैं। बात समझ रहे हो। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अब मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक की या फिर क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे आई होगी, और हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक, जब यहाँ पे हम ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग लेस करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर फिर जो क्लोजिंग की वैल्यू है वो कुछ अलग तरीके से निकली हुई है हमारी फीफो लीफो वाले सिस्टम से। तो उसके हिसाब से भी क्या है, प्रॉफिट पर जो है डिफरेंस आता है। तो प्रॉफिट में डिफरेंस आने के कई सारे रीजंस हैं। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो अगर आपने बचपन में बैंक रिकन्सिलेशन करा होगा। वहाँ पर भी आप दो बुक्स को रिकनसाइल करते थे। देखो, रिकनसाइल का मतलब क्या है, रिकन्सिलेशन का मतलब होता है मैचिंग करना। मैच मतलब आपके पास दो प्रॉफिट है यहाँ पर, ये कौन सी बुक है, फाइनेंशियल बुक, ये कौन सी बुक है, कॉस्ट बुक। दोनों के हिसाब से, दोनों की अकाउंटिंग मेथड के हिसाब से दो प्रॉफिट निकल कर आए। अब ये दोनों एक ही कंपनी के हैं लेकिन दोनों आ रहे हैं अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, साइड में एक स्टेटमेंट बनाएंगे और वहाँ पे पता करेंगे कि यार कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ये दोनों मैच नहीं आ रहे। मेरी बात सुनना, मैंने बोला कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ये मैच नहीं आ रहे। मान लीजिए मैंने इस वाले प्रॉफिट को पकड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस प्रॉफिट के बराबर करने की कोशिश करूँगा उन रीजंस को ढूंढते हुए जिन रीजंस की वजह से ये गड़बड़ आ रही है। बैक करके दोबारा सुनना जो मैंने बोला, दोनों प्रॉफिट में से किसी एक प्रॉफिट को पकड़ लूँगा और इसको किसके बराबर लाने की कोशिश करूँगा, इसके बराबर। क्या करते हुए,
कुछ एडजस्टमेंट करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉस्ट शीट के अंदर नहीं होनी चाहिए थी और यहाँ है तो उसको इसमें फिल करूँगा। कोई ऐसी चीज़ें जो कॉस्ट शीट में है लेकिन यहाँ नहीं है तो उसको कॉस्ट शीट में से हटा दूंगा। यानी मुझे किसी एक प्रॉफिट को पकड़ना है और उसको दूसरे के बराबर मैच करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? ठीक है। मैं अभी बात कर रहा था आपके लिए बैंक रिकन्सिलेशन की, तो वहाँ पे भी दो बुक्स हुआ करती थी, एक कैश बुक और एक बैंक बुक। दोनों के बैलेंस सीडीज़ आते थे वहाँ पे और उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे होते थे। मतलब क्या था उसका, देखो कैश बुक में हम क्या करते थे, कैश बुक के अंदर से हमारा मतलब होता था बैंक डिटेल से। बैंक में कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है हम घर में लिखते थे अपनी कैश बुक के अंदर, और बैंक वाले भी लिखते हैं जो पासबुक के अंदर प्रिंट होके हमारी महीने के एंड में आती थी। हमने अपने घर में कैश बुक के अंदर लिखा कितना पैसा आया बैंक में, कितना पैसा गया बैंक से, और वही चीज़ बैंक वाले भी लिखते हैं। प्रिंट जब आता था महीने के एंड में तो फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो लिखा है हमारे हिसाब से जो पैसा बच रहा है वो इतना बच रहा है, और बैंक वालों के हिसाब से हमारे बैंक में पैसा बच रहा है इतना। वो बैलेंस जो है कई बार डिफरेंस उनमें आता था। अब उसके कई सारे रीजंस हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि बैंक में इंटरेस्ट आया 12 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, जितना आपके डिपॉजिट होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट आया। वो इंटरेस्ट की आपको खबर नहीं पड़ी तो आपने उस इंटरेस्ट को अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया होगा, और बैंक में वो रिकॉर्ड होके आया है प्रिंट के मतलब कंप्यूटराइज फॉर्म में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनमैच्ड होता है। और भी कई सारे रीजंस है कि आपने चेक काट के दिया है और वो क्लियर नहीं हुआ और आपने उसे यहाँ से पेमेंट दिखा दी वहाँ नहीं दिखी, बहुत सारे रीजंस है। लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे, हम कहाँ पे बात करेंगे, कॉस्ट रिकन्सिलेशन पे बात करेंगे। तो मैं समराइज़ करूँ थोड़ा सा, दो तरीके के आपको प्रॉफिट मिलेंगे क्वेश्चन में। किसी एक प्रॉफिट को आपको पकड़ना है और उसको दूसरे के बराबर मैच करना है, दैट्स इट। कैसे मैच करना है मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, डू नॉट वरी। चीज़ें अगर नहीं समझ में आएंगी प्लीज़ यार वीडियो को दोबारा पीछे करके फिर सुनना, और फिर भी नहीं आएगी तो फिर कमेंट जिंदाबाद है, कमेंट्स कर देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ राइस पड़े हैं, यहाँ पे भी कुछ चावल पड़े हैं, और ये मेरा एक तरीके का प्रॉफिट है जो एज़ पर फाइनेंशियल बुक है, मैं प्रॉफिट के तौर पर इसे मान रहा हूँ। और ये मेरा प्रॉफिट निकल कर आया है जो एज़ पर कॉस्ट बुक है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले बच्चों ने निकाल के दिया है प्रॉफिट उस कंपनी का, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बच्चों ने उसका प्रॉफिट निकाल कर दिया है। इन दोनों प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? बताओ, कुछ नज़र आ रहा तो कमेंट कर दो। मेरे को आ रहा है। यहाँ पे एक ब्लैक कंकड़ वंकड़ कुछ पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल साफ सा लग रहा है। अब मुझे इनको रिकनसाइल करना है, तो मैं कैसे इन दोनों को मैच कर सकता हूँ? इन दोनों जो इमेजेस आपको दिख रही हैं यहाँ पे चावल की, इनको कैसे मैं मैच कर सकता हूँ? मैं आपको एक एग्जांपल से कोशिश कर रहा हूँ बताने की। ठीक है, तो बताओ क्या कर सकते हैं? या तो इसको यहाँ से चुपचाप से उठा लो, बिल्कुल शांत, तो ये मैच हो गया। या फिर ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी डाल दो तो भी ये मैच हो गया। मेरी बात समझ में आई? अगर ये छोटी सी बात समझ में आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एक स्माइल के साथ। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करा, मान लो मैं करने जा रहा हूँ, ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ऐसी सिचुएशन थी है। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो मुझे जो प्रॉफिट पकड़ना है वो कॉस्ट बुक का ही पकड़ूँ। पकड़ तो आप कोई सा भी सकते हो, लेकिन मैं कॉस्ट बुक का पकड़ लेता हूँ। कॉस्ट बुक का मैंने यहाँ पे पकड़ लिया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक सीबी, कुछ भी वैल्यू आ रही होगी जैसे यहाँ पे है। अब इनमें से क्या डिफरेंस आ रहा है, ये जो ब्लैक स्पॉट है इसी को मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको इसमें से हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ, तो मेरा ये प्रॉफिट दो है, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ से लेस करना पड़ेगा ये ब्लैक स्पॉट मुझे जो जितने भी ये वैल्यू का है उसको अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो एज पर प्रॉफिट जो आ जाएगा वो होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ठीक है, जस्ट इसका एक उल्टा भी एग्जांपल कर सकते थे, तो मर्जी है कि कोई सा भी प्रॉफिट उठा लो, तो उल्टा क्या कर सकते थे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक ले सकते थे, एंड देन फिर उसमें क्या करना होता, ऐड करना होता। अगर आपको दोनों प्रॉफिट बराबर लाने हैं तो ऐड करना होता क्या, ब्लैक स्पॉट, एंड देन आपके पास आता प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं ऐड ना इन दोनों में नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने फाइनेंशियल बुक के अंदर कुछ ऐड कर दिया, मतलब कहने का मतलब कि अगर मैंने फाइनेंशियल बुक में कुछ ऐड लेस कर दिया तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे।
या फिर मैंने कॉस्ट बुक के अंदर कोई छेड़खानी कर दी, कुछ वहाँ से लेस कर दिया या कुछ एडिशनल ऐड कर दिया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो कंपनी के अंदर जब दोनों प्रॉफिट निकल कर आते हैं तो साइड में अकाउंटेंट क्या करते हैं, अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि अगर हम इन डिफरेंसेस को इसके अंदर लगाएं तो क्या ये प्रॉफिट बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। इसी के लिए हमें रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी होती है। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो ये है हमारी बुक में क्वेश्चन। मेरे पास जो बुक है वो मित्तल महेश्वरी जी की है और मैंने एग्जाम्पल लिया है 10.8 कॉस्ट रिकन्सिलेशन चैप्टर से। ठीक है, आप लोगों के पास भी ये बुक होगी, उसमें आप इस क्वेश्चन को ढूंढिए और देखो इस क्वेश्चन को पहले ना आराम से पढ़ना है, पढ़ने के बाद फील करना है, तब जाके हमें इसका सॉल्यूशन करना है। डन। रट्टेबाजी कुछ नहीं करनी है, सिंपल पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो अच्छे से। बोलता है द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 2012, मतलब 2012 मतलब 11-12 का जो है P&L दिया हुआ है हमें। इस तरफ इनकम होती है, इस तरफ खर्चे होते हैं। सेल है हमारी 1,24,000 समथिंग और कुछ खर्चे हैं, और इस सेल में से जब सारे खर्चे घट गए तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है जो कहलाएगी नेट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हमें नेट प्रॉफिट 15,000 कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है एज पर फाइनेंशियल बुक। क्लियर है। आगे बोलता है net profit shown by the cost accounts for the year is 16,270, यानी कॉस्ट बुक के हिसाब से, अभी कॉस्ट शीट के हिसाब से जो प्रॉफिट निकला है वो 16,270 रुपये दिए भी। ठीक, यानी दोनों प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं और साफ दिखाई दे रहा है दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स होंगे, अब कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं कि किन चीज़ों की वजह से ये डिफरेंस जो है क्रिएट हुआ है। तो अगर सबसे पहले मैं इसको साइड में लिख दूँ कहीं पे कि हमारी जो फाइनेंशियल बुक है उसके हिसाब से और जो कॉस्ट बुक है उसके हिसाब से, देखो मैंने इनको, जैसे ये फाइनेंशियल बुक में हमने P&L बना हुआ है, इसका प्रॉफिट आ रहा है 15,000 रुपये, इस तरफ आ रहा है, यानी इधर सेल लिखी होगी और इधर सारे खर्चे, तो ये प्रॉफिट आ रहा है इसका 15,000 रुपये। हम हालांकि कॉस्ट बुक के अंदर जब प्रॉफिट निकालते हैं तो वो स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है, लेकिन अगर हम उसको अकाउंट के फॉर्म में ही करेंगे, इधर आएगी सेल और इधर सारे खर्चे। कौन कौन से, पहले डायरेक्ट तीनों, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। हम अगर उन्हें कैटेगराइज ना करें और 6 के 6 खर्चे सारे लगा दें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो फिर इस तरफ आएगा। कितना आ रहा है, 16,270। तो एक ही चीज़ लग रही है अब, सेम सेम दोनों। इधर इसका प्रॉफिट शो हो रहा है फाइनेंशियल वालों का और इधर कॉस्ट वालों का प्रॉफिट शो हो रहा है, 16,270 ही था, बिल्कुल सही। आगे बोलता है ऑन डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ द टू सेट्स ऑफ अकाउंट्स इट इज़ फाउंड। जब हमने डिटेल्ड कंपैरिजन करा दोनों, इधर हमने कॉस्ट शीट रखी और इधर हमने P&L का ये खाता रखा, तो हमने पाया, क्या पाया हमने, इट इज़ फाउंड दैट द अमाउंट चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट इज रेस्पेक्ट ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड चार्जेस आर एज फॉलो। जो कॉस्ट अकाउंट के अंदर जो ओवरहेड्स के जो खर्चे थे हमारे, अदर जो हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से चार्ज हो रखे थे। जैसे वर्क ओवरहेड कितना था, 11,500, और जबकि हमारा P&L में वर्क ओवरहेड कितना था, ये रहा वर्क एक्सपेंस 12,000। मतलब कॉस्ट बुक के अंदर 11,500 है, वहाँ पे 12,500। तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस आया होगा। भाई एक खर्चा आप इस तरफ इतना ले रहे हो और दूसरी तरफ इतना ले रहे हो, तो खर्च प्रॉफिट में तो डिफरेंस आएगा ही। थीम तो दोनों की सेम है, थीम दोनों की सेम है, सेल दोनों कंपनियों की सेम रही होगी, सेल में तो कोई फ़र्क नहीं होगा। और खर्चों में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, उन्होंने अपने हिसाब से डाला, इन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करी होगी, तो जिस वजह से प्रॉफिट में जो है डिफरेंस आने लग गया। क्लियर है। तो पहला खर्चा हमने देख लिया जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो 500 रुपये का कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। इधर 12,000 रिकॉर्ड है, इधर भी 12,000 होना चाहिए था, या फिर कहें इधर भी 11,500 होना चाहिए था। या तो इधर ठीक करो या इधर ठीक करो। हालांकि हमें ठीक तो किसी में भी नहीं करना, हमें तो बस ये जो जिनकी वजह से डिफरेंस आना है इनको एक स्टेटमेंट में बस लिखना है कि कौन कौन से वजह से डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, ऑफिस के जो ओवरहेड है वो 4,590 है। यहाँ पे ऑफिस के ओवरहेड कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 4,500, तो फिर दोबारा से डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ 90 रुपये का कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अकाउंट के अंदर या कॉस्ट बुक के अंदर एक ही चीज़ है, कॉस्ट अकाउंट बोलो कॉस्ट शीट बोलो, जस्ट लाइक सेम। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हैं 6640 और यहाँ पे सेलिंग के खर्चे हैं 6500, फिर डिफरेंस आ रहा होगा। कहता है नो चार्ज हैज़ बीन मेड इन द कॉस्ट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ पे देखो, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 50,000,
तो इसके बारे में नीचे कुछ नहीं बोला हुआ, मतलब ये 50,000 का जो मटेरियल कंज्यूम्ड है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कॉस्ट शीट के अंदर भी सेम एज इट इज़ होगा, बिल्कुल सही। कैरेज इनवर्ड, बिल्कुल वहाँ पे भी यही खर्च। कैरेज इनवर्ड कॉस्ट शीट में कहाँ आता है, आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हो वहाँ पे इसको ऐड कर लेते हो। भाई जब आपको मैंने बताया था या नहीं बताया था, लेकिन फिर बता देता हूँ, जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हो तो कैसे निकालते हो, आपके पास ओपनिंग है, आपने कोई और माल खरीदा, अब ये माल खरीदा के बाद ना अगर आपने कोई खर्चा करा है इसको लाने में, कैरेज इनवर्ड हो गया, है ना, या फिर कई बार क्या होता है कि आप कुछ माल रिटर्न भी कर देते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकली दिमाग लगा के यहीं एडजस्ट करनी है। एंड इसके बाद आपने कुछ कंज्यूम करा तो आपके पास कुछ क्लोजिंग बचता है, तो आपको कंजम्पशन निकालने के लिए कंजम्पशन इधर भेजोगे, तो रॉ मेटल कंज्यूम कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस आपका ये बनाओ, इसको खुद को इक्वेशन बनाओ यहाँ पे, एंड माइनस माइनस करोगे क्लोजिंग, तो आपके पास आ जाएगा कंजम्पशन जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ठीक है, ऐसे खुद से क्रिएट करो। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि जो कैरेज इनवर्ड है ये कहीं ना कहीं रॉ मेटल कंज्यूम्ड का ही पार्ट है, या फिर आप इसे डायरेक्ट खर्चा भी बोल सकते हो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, तो डायरेक्ट खर्चा भी आप इसे रख सकते हो। तो कुल मिला के इसके लिए नीचे कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स ये वहाँ पे भी हमने एज इट इज़ रखा होगा। वर्क खर्चे में मैंने टिक लगा दिया। डायरेक्ट वेजेस के अंदर कुछ नीचे नहीं बोला हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस के खर्चों के लिए नीचे बोला हुआ था, मतलब इसमें कुछ इसकी वजह से कुछ डिफरेंस आया। सेलिंग खर्चों की वजह से डिफरेंस आया। डिवेंचर इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंस आया। ये यहाँ पर शो है लेकिन उधर शो नहीं है, साफ बोला हुआ है। इसको कॉस्ट अकाउंट के अंदर चार्ज नहीं किया, मतलब शामिल नहीं किया खर्चों के अंदर, शो नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमें कुछ वजह मिल गई है। अब ना ही हमें P&L में से ये चीज़ें हटानी है या फिर कम ज़्यादा करनी है, और ना ही कॉस्ट शीट में से। हमें बस अपनी एक साइड में एक स्टेटमेंट बनानी है और इसके अंदर इनको हटाकर और बस एक कुछ ना कुछ एक एडजस्ट करके, वो एडजस्ट कैसे करना हो मैं सिखाऊंगा। एडजस्ट करके आपको देखना है कि यार अगर मैं इस प्रॉफिट को एडजस्ट करूं तो क्या मैं 15,000 तक पहुंच पाऊंगा, या फिर 15,000 को एडजस्ट करूं तो क्या मैं 16,270 तक पहुंच पाऊंगा। जो मैंने राइस का एग्जाम्पल दिया था सेम, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब किसी एक को मुझे दूसरे के बराबर लाना है तो मैं किसको पकड़ूं जब दोनों मुझे अवेलेबल है। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बच्चे हैं तो मैं कॉस्ट वाला प्रॉफिट पकड़ के चलता हूँ, सबसे बढ़िया। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो मैं कौन सा प्रॉफिट ले लेता हूँ, एज पर कॉस्ट बुक। तो सबसे पहले आप ऐसी कुछ स्टेटमेंट बनाइए, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये आपका प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। मैं यहाँ पे कॉस्ट बुक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ यार, ठीक। आप लोग पूरा लिख लेना, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। अब मुझे बताओ ये जो ये प्रॉफिट है, चाहे ये वाला प्रॉफिट है, वैसे तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। भाई ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, प्रॉफिट तो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ना है। खर्चे और लॉसेस सारे नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर डेबिट क्रेडिट में बात करूँ तो जो भी आपके प्रॉफिट और इनकम होते हैं वो सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और जो भी खर्चे और लॉसेस होते हैं वो सारे डेबिट बैलेंस होते हैं, अगर आप अकाउंटिंग फॉर्म में बात कर रहे हैं। और अगर प्लस माइनस में बात करूँ तो इनकम और जो इनकम और प्रॉफिट्स हैं वो सारे प्लस साइन से मेंशन होंगे, और जो भी खर्चे और लॉसेज हैं वो सारे माइनस साइन से लॉस मेंशन होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैं इसको पॉजिटिव साइड में लिख देता हूँ, कितना, 16,270, 16,270। क्लियर है, पहला पॉइंट, पहला काम कर दिया। आगे चलते हैं। अब ना मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ लेता हूँ। देखो मटेरियल कंज्यूम्ड में छेड़ना नहीं है, ये बिल्कुल दोनों में बराबर है, इनकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं है, वर्क एक्सपेंस की वजह से डिफरेंस है। अब थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा ना एनालिसिस करो। देखो ये आपकी फाइनेंशियल बुक है, इसमें खर्चा जो रिकॉर्ड हो चुका है 12,000 रिकॉर्ड हो चुका है। थोड़ा जब एनालिसिस करोगे तभी मज़ा आएगा। और यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है 11,500, यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है 11,500। मेरे को जो प्रॉफिट में छिड़ाखानी करनी है, कौन से प्रॉफिट में छिड़ाखानी करनी है, 16,270 में। मतलब मैंने जो प्रॉफिट एस पर जो लिया है वो कौन से लिया है, कॉस्ट बुक। मैं इसी को एडजस्ट करने वाला हूँ, इसको 15,000 के बराबर लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब सोचो कोई खर्चा इस तरफ 12,000 हो गया है और इस तरफ 11,500 हो गया है, तो अब मेरे को राइट है कि मैं इसको ही एडिट कर पाऊंगा, इसको एडिट मैं नहीं कर पाऊंगा। ये 15,000 अपनी जगह सही मान के चल रहा हूँ, इसको मैं चेंज करके 15,000 तक बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे खर्चा जो था, ये एक्चुअली जो वर्क ओवरहेड्स था, यहाँ पे 500 कम रह गया। बात समझना, यहाँ पे अगर 500 और होता, यानी यहाँ भी 12,000 होता, तो ये डिफरेंस नहीं आते। समझ रहे हो मेरी बात। तो कहीं ना कहीं
इस खर्चे को अगर मैं 500 और बढ़ा दूंगा, ये इसको पूरा 12,000 कर दूंगा, तो इस प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे ये बता दो। अगर मैं इस खर्चे को इसी के खर्चे के जैसा लिख दूं, जैसे यहाँ 12,000 है और इसको भी 12,000 कर दूं, यानी इस खर्चे के अंदर अपने आप में इसको खुद को इंक्रीज़ कर दूं 500 रुपये से, तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको पता है ना, अब खर्चा कोई बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपकी कोई भी प्रॉफिट लॉस है और ये इनकम साइड है, आपको पता है ये आपके खर्चों की साइड है। आपने प्रॉफिट जैसे तैसे करके निकाल दिया, लेकिन बाद में पता चलता है आपको कोई इनकम है जो छूट गई थी रिकॉर्ड करनी, तो जैसे ही आप उस इनकम को एक्स्ट्रा लिखोगे यहाँ पे तो ये और बढ़ जाएगा। या फिर आपको लगता है कि यार मेरे कुछ इनकम में से ना ये इनकम नहीं होनी चाहिए थी, इसे इरेज करोगे तो ये प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डायरेक्टली ये कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सेम ऐसी खर्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने काफ़ी सारे खर्चे लिखे हैं, आपको लगता है एक खर्चा और आना चाहिए था और आप पूरा पेंडल बना चुके हो, अब एक खर्चा नया डालोगे तो आपका जो प्रॉफिट आया हुआ था वो और कम हो जाएगा, क्योंकि आप खर्चे की साइड बढ़ा रहे हो ना, इसमें से ये माइनस होता है तो ये निकल कर आता है। बात समझ रहे हो? ये आपको लगता है कि यार ये वाला खर्चा नहीं होना चाहिए था, ये हटा रहे हो, आप डिलीट कर रहे हो। जैसे ही डिलीट करोगे तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। घर पे बैठ के एनालिसिस करो इस चीज़ को। आ जाओ इधर। और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए क्लास थी यार, इतना डीप मैं नहीं जा सकता अभी। तो कहता है कि वर्क ओवरहेड जब मैं 11,500 को ठीक करूंगा, इसके बराबर इमेजिन करूंगा कि अगर यहाँ भी 12,500 होते तो ये क्या हो जाता? जब कोई खर्चा यहाँ पे बढ़ गया तो ये प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। कितने से? जितने से आपने ये खर्चा बढ़ाया था। तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा 500 रुपये से। तो आपका जो प्रॉफिट इन लिखा हुआ है प्लस साइड में, ये कम हो जाएगा 500 रुपये से। तो सबसे पहले एग्जाम में ना हमेशा वैल्यू लिख दिया करो, ताकि आप बाद डिसीजन ले पाओ कि पहले माइनस होगा या प्लस होगा। अब आपने डिसाइड कर लिया 500 रुपये, ये प्रॉफिट जो है प्रॉफिट माइनस हो जाएगा 500 रुपये से, ऐसे मतलब है इसका। ठीक है, मैं वर्क ओवरहेड को बड़ा घटा नहीं रहा, ये देख रहा हूँ कि अगर वर्क ओवरहेड 12,000 होता तो ये प्रॉफिट असली में, अगर यहाँ 12,000 होता तो ये प्रॉफिट कैसा होता? तो ये प्रॉफिट 500 रुपये से कम रहता। तो मैंने 500 रुपये से कम कर दिया। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, जो लैंग्वेज मुझे लिखनी है। तो मैं लिखूंगा कि वर्क ओवरहेड्स आर अंडर चार्ज्ड कहाँ पे? इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक के अंदर जो वर्क ओवरहेड है वो अंडर चार्ज्ड है। अंडर चार्ज का मतलब होता है उसमें मेंशन है, मतलब चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो यार, आपकी ये इनकम है 10,000 रुपये की, अब आप खर्चे चार्ज करोगे ना इस इनकम पर 2,000, तो अभी ये इनकम 10,000 नहीं रही, अब जो नेट बच रही है वो 8,000 बच रही है। तो आपने यहाँ पे खर्चे जो चार्ज किए हुए हैं, तो ओवरहेड जो है 500 रुपये से कम अंडर चार्ज था। अगर ज़्यादा होता तो ओवर वर्ड यूज़ करेंगे और अदरवाइज अंडर चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमारा प्रॉफिट अगर हम अभी फाइनल करें, हालांकि अभी ये 15,000 अभी नहीं आएगा, अभी तो और भी डिफरेंस की चीज़ें रह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको निचोड़ रहे हैं, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब हमने देखा कि 16,270 जो था वो, अगर हम उसे मरम्मत करें इस प्रॉफिट की, तो पहले तो 500 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, एक गलती हमने एडजस्ट कर दी इसके साथ। चलो आ जाओ दूसरा। ओके, फिर था आपका ऑफिस का ओवरहेड। यहाँ से अगर हम देखते चलें तो डायरेक्ट वेजेस तो कुछ नीचे नहीं बोला, मतलब कॉस्ट बुक के अंदर सेम है। एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने फाइनेंशियल वालों ने, अच्छा पहले ही बता दूं, ये इन्होंने जो 12,000 लिखा और इन्होंने जो 11,500 लिखा है, गलत किसी ने नहीं लिखा। ये इनकी अप्रोच है, वो इनकी अप्रोच है। तो आप यूँ मत समझना कि हम गलती को ठीक कर रहे हैं, ये एरर नहीं कर रहे हैं हम, रेक्टिफाई। ठीक, हम बस एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अगर इस प्रॉफिट में वैसा वैसा होता है जैसे जैसे दूसरी जगह है, तो क्या रिजल्ट वही सेम रहता है या नहीं रहता, क्या इधर भी 15,000 का प्रॉफिट आता है या नहीं आता, ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। तो दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे 4,500 और इस तरफ है 4,590। फिर से मैं वहीं ले जाऊंगा आपको जैसे मैंने यहाँ एनालिसिस करवाया था। फाइनेंशियल बुक के अंदर 4,500 का एक खर्चा है। अब कौन सा खर्चा है वो बात की बात है, लेकिन 45 का हमने यहाँ चार्ज कर दिया, बुक कर दिया। और इधर हमने 4,590 का खर्चा चार्ज कर रखा है, वही वाला सेम 4,590 का। अब खुद सोचो, इधर 4,500 रुपये आपने सेल में से 4,500 रुपये घटाए होंगे तब ये प्रॉफिट आया, इधर की सेल में से 45,90 घटाया तब ये प्रॉफिट आया है। तो इधर आपने ये 90 ज़्यादा दिखा रखा है, इधर 4,500 है, इधर ये 90 ज़्यादा है। तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ ना, तो इस 90 को अगर मैं थोड़ी देर इमेजिन करो, इसको 90 को हटाऊँ यहाँ से, इसको 4,500 ही रहने दूँ, तो इस प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वीडियो को बैक करके देखो, फिर से समझ में आएगा।
अगर 4590 ना करके मैं यहाँ इमेजिन कर रहा हूँ, मैं कट नहीं करूँगा, मैं कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक की चीज़ों को नहीं छेड़ रहा, इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ 4500 ही रहता तो ये प्रॉफिट कितना रहता। देखो अगर मैं यहाँ से 90 रुपये इरेज करूँगा खर्चों में से, तो ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ जाएगा। सोच के देखो, 90 रुपये से ये खर्चा, ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ जाएगा। हमें प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट घट जाएगा वो देखना है। ऑब्वियस है, हम खर्चे को यहाँ पे 90 रुपये कम करेंगे तो इस प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो ढूंढना है। ये 90 रुपये से बढ़ जाएगा। ठीक है, सोचो, आप सोचो 90 रुपीज़ से बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ मैं 90 रुपीज़ लिख देता हूँ। पहले लिख दिया करो वैल्यू, फिर उसके बारे में लिखा करो। अब मैं क्या लिखूँगा, तो क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, एडमिन ओवरहेड्स आर ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। क्या मैं सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करो, अब भी करो पहले, और नहीं कर रहा तो फिर तो डिसलाइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जल्दी से बता दो। अब आगे चलते हैं। दो मैंने कर दिए, दो एडजस्टमेंट कर दी। तो मेरे इस प्रॉफिट को मुझे एडजस्ट करना है, निचोड़ना है, तो मैंने 500 इसमें से पहले लेस किया। क्यों किया? क्योंकि वर्क ओवरहेड कॉस्ट बुक के अंदर कम चार्ज हो रखे थे, मैंने और चार्ज करे। भाई कम चार्ज से तो मैं और चार्ज करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है कॉस्ट बुक के अंदर ज़्यादा चार्ज थे, तो अगर मैं उनको कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट वापस से इंक्रीज़ हो जाएगा, अपने उस लेवल पर आ जाएगा, ठीक लेवल पर। आगे चलते हैं। सेलिंग के खर्चे यहाँ पे 6640 हैं, तो मेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे कितने 65, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊँगा दोनों को। तो यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, एक तो आ ही जाएगा। कितना है फाइनेंशियल बुक के अंदर है 6500, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक, 6500 खर्चा है यहाँ पे, और इस तरफ है 6640। अब सेल देखो, ये वाली सेल में से 6500 घटा होगा तभी तो ये आया होगा, मतलब और खर्चों के साथ 6500 घटा है तब ये आया। यहाँ की सेल से जब सारे खर्चों के साथ जब ये 6640 घटा होगा तब ये आया होगा। अब यहाँ तो घटा है 6500 और यहाँ घटा है 6640, मतलब इधर के मुकाबले कॉस्ट बुक में सेलिंग का खर्चा 140 रुपये ज़्यादा घटा हुआ है। सेल में से ये ज़्यादा खर्चा डिडक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट आया हुआ है। तो अगर मैं इसको 6500 बनाऊंगा, इमेजिन करो 6500 बनाने का मतलब यहाँ से 140 रुपये हटाऊंगा, तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वापस इंक्रीज हो जाएगा। कोई खर्चा जब आप कम करते हो तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। बात समझना, इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस खर्चे को अगर मैं इसी के जैसा इमेजिन करूँ, यहाँ पे 6500, मतलब मैं इसमें से 140 मिटा रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज कर दो, इंक्रीज 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 में लिख दो 140 रुपये। 140 ही बन रहा था ना डिफरेंस यार, 6566, हाँ 140 ही है। ठीक है, तो 140 रुपये का फ़र्क आया कहीं ना कहीं, तो 140 रुपये का फ़र्क है। क्या लिख दूंगा? सेलिंग के खर्चे हैं, सेलिंग ओवरहेड्स। अब तो आप समझ गए क्या लिखना है, आर ओवर चार्ज। यस, तो ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए आपको, अंडर चार्ज ओवर चार्ज वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ के हिसाब से एक टिक और मैंने यहाँ देखा था, डिबेंचर इंटरेस्ट। कोई खर्चा है जो फाइनेंशियल बुक में है लेकिन वहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। कितना है ये? 1000 रुपये। अब यहाँ पे ये 1000 रुपये चार्ज किया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मुझे तो इसको एडिट करना है ना। मैं अगर इसको एडिट नहीं कर रहा, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, मतलब मुझे इसको इसके बराबर लाना है, दैट्स इट। तो इमेजिन करूँ कि मैं अगर यहाँ पे 1000 रुपये होते, सपोज दैट यहाँ पे वो 1000 रुपये होते जो वहाँ है, कॉस्ट बुक के अंदर भी 1000 रुपये होते, तो ये प्रॉफिट क्या हो जाता? डाउन हो जाता, नीचे हो जाएगा। अगर मैं अभी यहाँ पे 1000 रुपये असली में मुझे बुक नहीं करने, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 1000 रुपये हो तो ये क्या हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा। तो माइनस 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 1000 रुपये से माइनस हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, अगर हम ऐसा करते इधर। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? डिबेंचर इंटरेस्ट। एक नई लैंग्वेज आ रही है आपके सामने। डिबेंचर इंटरेस्ट इज नॉट रिकॉर्डेड, इन कॉस्ट बुक। मतलब कॉस्ट बुक के अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पे, और तो कोई डिफरेंस नहीं था। अब इसे हम कर देते हैं फाइनल। कैसे फाइनल करना है? वही जैसे आप अकाउंट फाइनल करते हो। बड़ी साइड कौन सी? ये वाली बड़ी साइड है। इसका टोटल बताओ। 16270 प्लस 140 प्लस 90, तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 16500। इधर भी मैं 16500 लिख देता हूँ, लेकिन है नहीं इधर 16500। तो इधर फिर जैसे आप यार दुकान में जाते हो, तराजू देखा है आपने, वेट मशीन,
डिजिटल वाली नहीं, वो सब्जी मंडी में देखी होगी तराजू। तो अब ये मैंने क्या करा, इधर 16,500 लिख दिया और मैं इधर भी लिख दिया, लेकिन इधर मुझे एक बट्टा रखना होगा, वो जो सब्जी वाला रखता है, देखा होगा आपने, कितने का, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर, ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो कितने की बैलेंसिंग फिगर आएगी, इस 16,500 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 1,500, तो ये आएगा 15,000। अब ये 15,000 जो बैलेंसिंग फिगर आई है, इसको मैं नाम क्या दूँ, तो ये आएगा आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। इसको आप नाम दे दो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो तरीका था काम करने का, ये समझ में आया होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे कर सकते हैं अपनी तरीके से, दोबारा देखो एक बार करके, ट्राई करके। वीडियो को एक बार नहीं आ रहा समझ में, परेशान मत हुआ करो, 2 बार देखो यार। अब उसका कौन सा ज़माना है, ये डिजिटल वाला ज़माना है, इसका फ़ायदा उठाओ ना, दोबारा रिपीट करके देख लो। और नहीं तो और स्लो करके देख लो, कोई चीज़ है बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं आया, 2 बार आ जाएगा, ठीक। और मैं तो ये मान के चल रहा था, मैंने ये जो सीरीज़ शुरू करी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, बस आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो। तो ये ठीक है, फिर भी एग्जाम्स में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो अगर काम की लगी हो, पसंद आई हो, इसने आपको हेल्प किया हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करो, उन्हें बताओ कि यहाँ पर वीडियोस बननी शुरू हो गई हैं। चैनल अभी नया नया है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन भी दबा लो। घर पे बैठे रहो, लॉकडाउन का पालन करो, लॉकडाउन चल रहा है, घर में हाथ धोते रहो। अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।